हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे यूनिट 14 और साथ में शायद 15 भी हो जाए और हो सकता है कि 16 भी हो जाए, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी छोटी छोटी हैं। इनमें ज़्यादा कुछ ऐसे समझने का है नहीं है। ठीक है, बाकी बस थ्योरेटिकल चीज़ें ही हैं, अंडरस्टैंडिंग का कुछ काम है नहीं। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ही दे रखी हैं, तो एक्टिविटीज़ आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नहीं किया हो तो। और वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक मिनट में बता देता हूँ आपको। कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों के चयन के मापदंड एवं आधार। अब कार्य शिक्षा के लिए अब गतिविधि होती है, अब आप गतिविधियों का चयन करोगे तो उसका आधार क्या हो सकता है। देखो, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वह अलग अलग तरह के अनुभव लिए हुए हैं। सभी का रुझान यानी कि सभी की रुचियां एक समान नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सभी की भिन्न भिन्न है। सभी के आपके अनुभव और कौशल आधारित ज्ञान की अपनी एक सीमा है। मीन्स आपके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं और आपके पास जो स्किल्स हैं उसकी एक लिमिटेशंस है। आपके परिवेश में उपलब्ध संसाधनों की भी सीमा होगी। मीन्स आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला आता है कार्य शिक्षा के उद्देश्य की। कार्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि करवाए जाने वाले कार्यकलाप में कार्य शिक्षा के उद्देश्य निहित हों। कार्य शिक्षा का प्रत्येक कार्यकलाप सउद्देश्य और अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हर कार्यकलाप में सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। मीन्स ऐसा ना हो कि आप एक क्रियाकलाप बच्चे को दे रहे हो, एक ही काम बच्चा कर रहा है, उसी से सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जिससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड जितने भी उद्देश्य रहेंगे बच्चे के संज्ञान से रिलेटेड वो सारे पूरे हो जाएंगे। कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिससे बच्चे के शारीरिक जितने भी वर्क रहेंगे वो पूरे हो जाएंगे। किसी से वो भावनात्मक विकास अच्छे तरीके से हो गया, उससे रिलेटेड उद्देश्य पूरे होंगे। किसी से सामाजिक विकास से संबंधित उद्देश्य पूरे होंगे। और कुछ क्रियाकलाप ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक साथ दो तरह के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। मान लो फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही वर्क, दोनों ही डेवलपमेंट उससे हो रहा है, दोनों से रिलेटेड उद्देश्यों की पूर्ति वहां पर हो रही है। इसके बाद आते हैं बच्चों की पृष्ठभूमि पर। कार्य शिक्षा के कार्यकलापों का चयन करते समय हमारे लिए उन बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश की जानकारी व समझ बहुत आवश्यक है जिन बच्चों से कार्यकलाप करवाए जाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो किस सामाजिक बैकग्राउंड से, उनका कल्चर क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह की है, ये आपको थोड़ा पता हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों का स्तर, रुचि एवं आवश्यकताएं। कार्यकलाप का चयन और बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास दोनों का आपस में गहरा संबंध है। कि अगर आप बच्चों के स्तर और उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता के हिसाब से कार्यकलाप देते हैं तो बच्चे उसमें स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। समय व स्थान की उपलब्धता। हर प्रकार के कार्यकलाप के लिए एक निश्चित समय व उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। समय की जरूरत के लिए दो कोण यहाँ पर देख रखे हैं। पहला कि किसी कार्यकलाप को करने में कितना समय लगता है और कौन सा कार्यकलाप कब कराया जा रहा है। मतलब कि आप सर्दियों के टाइम पे कौन सा करा रहे हो, गर्मियों के टाइम पे कौन सा करा रहे हो, बरसात के टाइम पे कौन सा करा रहे हो, और आप किस जगह पे कर रहे हो, तो उसको टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा उस क्रियाकलाप को होने में। तो ये चार चीजें हैं जिस पर जो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी देते हैं वर्क एजुकेशन से संबंधित। इसके बाद और भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। संसाधनों की उपलब्धता, कि जो रिसोर्सेस है, ये हाईलाइटेड नहीं हुआ बट मैं इसको इस पेन से मार्क कर दे रहा हूँ। जो भी रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस स्कूल के पास पर्याप्त मात्रा में है या फिर नहीं है। ठीक, और रिसोर्सेस ऐसे हों कि मतलब संसाधन ऐसे हों जो बच्चे के आसपास ही हों, उसके कम्युनिटी से रिलेटेड ही हों। ठीक, इसके बाद गतिविधियों का प्रदर्शन। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है कि माचिस की सिर वाली गुड़िया बनाओ, उसके बाद रबड़ का खिलौना बनाओ, इसके आगे माचिस की गाड़ियां बनाओ। इनको आप तब पढ़ सकते हो जब आप मतलब मान लो आप सिलेक्ट हो जाते हो और आप बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी देना चाहते हो, तो वहां पर आप ये चीजें दे सकते हो। क्योंकि ये टीचिंग ट्रेनिंग की बुक है तो इसमें ये बताया जाता है कि जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो उस कंडीशन पर आप कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं। पुराने मोजे से कठपुतली या गुड़िया बनाना ये आप करा सकते हो। इनको बनाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी वो सब इसमें लिखा हुआ है। कार्ड बॉक्स से मार्क्स बनाना, तो इसमें सर यही लिखा हुआ है। और इसके बाद है इसका सारांश, मतलब कि इस यूनिट में बस वो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट थे पढ़ने लायक, बाकी सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं और ये इसका सारांश हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ, यूनिट 15, विद्यालय में कार्य शिक्षा एवं समुदाय। जो कार्य शिक्षा है वह समुदाय से किस तरह से संबंधित है। हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय में कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें समाज की जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, इफेक्टिव एजुकेशन इज पॉसिबल ओनली बाय द ट्रिपल रिस्पॉन्स
एबिलिटी ऑफ स्कूल, फैमिली एंड सोसाइटी। आपका स्कूल भी पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो और आपकी सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो, तभी इफेक्टिव एजुकेशन पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद कार्य शिक्षा के संदर्भ में समुदाय की भूमिका। अब समुदाय की भूमिका के बारे में हम बात कर लेते हैं। समुदाय एक निश्चित भूभाग पर बसने वाले लोगों का समूह है। इसको हम जो हमारी 507 वाला जो था उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस करा है, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां उपलब्ध सुविधाओं का समान रूप से उपभोग करता है और साथ ही साथ एक दूसरे पर निर्भर भी रहता है। समुदाय अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जिसमें जीव अलग अलग, जैसे जीव अलग अलग कोशिकाओं से बनते हैं, तो हम कह सकते हैं समुदाय में विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। जाने अनजाने सब व्यक्ति एक साझे लक्ष्य से बंधे हुए होते हैं, यानी कि हमारा जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है कि हमें खाना पानी टाइम पे मिलता रहे। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी का लक्ष्य लगभग एक ही होता है कि लाइफ में आप एक अच्छी लाइफ जियो। समुदाय के सदस्यों के बीच कोशिकाओं और जीव के बीच संबंध की तरह एक बंधन होता है जो आदान प्रदान का सिलसिला होता है। समुदाय के सदस्यों के बीच हम ये कह सकते हैं कि चीजें का आदान प्रदान चलता रहता है, आप एक दूसरे के साथ चीजें साझा करते हो। एक निर्धारित लक्ष्य के लिए सभी व्यक्ति एकजुट होकर प्रयास करते हैं और अनुभवों को बांटते हैं। सबका लक्ष्य तो फिक्स होता है, अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, आप कुछ अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करते हो, या फिर जब आप जिससे बात कर रहे होते हो या कोई आपसे कोई सलाह मांग रहा होता है तो वहां पर आप इनका यूज करते हो अपने अनुभवों का। इसके बाद ये जस्ट वो नॉर्मली है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समुदाय का योगदान, तो हम बोलेंगे समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अगर समुदाय एजुकेटेड है तो बच्चे वहाँ पर एजुकेटेड हो ही जाएंगे। बच्चों एवं विद्यालयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में समुदाय का योगदान है। आप समुदाय से बात कर सकते हो, बच्चों के बारे में जानकारी ले सकते हो, उनका व्यवहार किस तरह का इसके बारे में पूछ सकते हो, ऐसा ही है बस, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं है। कार्य शिक्षा के महत्व के संदर्भ में अभिभावकों तथा समुदाय के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन। आप कौन कौन से प्रोग्राम से चला सकते हो जिसमें आप अभिभावकों और समुदाय को इसका महत्व बताओगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनके बच्चों से काम करा जा रहा है, जबकि उनको ऐसा लगे कि हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। इसके लिए हम शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकें रख सकते हैं, अभिभावक अध्यापक बैठक हो सकता है, जननी क्लब की बैठकें हो सकती है। जननी क्लब की बैठक में सिर्फ माताएं ही शामिल होती हैं। होम विजिट हो सकता है कि आप बच्चे के घर पर जा रहे हो। अनौपचारिक भेंट, अनौपचारिक भेंट मतलब आप जनरली मिल रहे हो, मतलब किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं, बस आप नॉर्मली ही मिल रहे हो। जैसे आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते आपको कोई पेरेंट्स मिल जाते हैं या फिर कोई पेरेंट्स ऐसे ही आपसे टकरा जाते हैं, आप उस टाइम पर उन पर उनसे बात कर सकते हैं। फिर इसका ये सारांश हो गया, तो ये यूनिट 15 खत्म। तो लास्ट यूनिट से बिल्कुल छोटी छोटी थी, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 16 की तरफ, जो है कि कार्य शिक्षा में मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन हमारा हर जगह आया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। हमने जब भाषा का शिक्षण शास्त्र पढ़ा उसमें मूल्यांकन आया, इसके बाद हमने पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र पढ़ा उसमें आया, गणित का शिक्षा शास्त्र पढ़ा उसमें आया, और विज्ञान सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र में भी आया। तो इसी तरह से कार्य शिक्षा में भी मूल्यांकन आ रहा है। तो कार्य शिक्षा में मूल्यांकन में कुछ भी खास नहीं है, थोड़ा बहुत ही है इसमें जो समझना है हमें। हाँ, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस तरह की बात की है क्विलेन और हन्ना, तो ये सब पूछ लेता है कि किसके मतानुसार मूल्यांकन क्या है, क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, तो हम इसे थोड़ा देख लेंगे। विद्यालय द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन में विषयों में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन जो हुआ है उसके जो आप प्रूफ है, उस प्रूफ को आप इकट्ठा कर रहे हो, फिर आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये जो करने की प्रोसेस होती है यही प्रक्रिया मूल्यांकन है, जिसके अनुसार क्विलेन और हन्ना के अनुसार। इन परिभाषाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने से मूल्यांकन के संबंध में यह बात स्पष्ट होती है कि मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, मतलब इसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है, तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही हो जाती है। रोज तथा स्टेनले ने कहा है कि यह निर्णय शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर परिपक्व होना चाहिए। ये निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कैसे ले लिया हो, निर्णय मेच्योर होना चाहिए। मेच्योर मतलब कि वह पूरा कंप्लीट एनालिसिस के बाद लिया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है। सबसे पहला, कक्षा एवं विद्यालय में जो सीखने के अनुभव उत्पन्न किए गए उसकी प्रभावोत्पादकता, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी हुई, जो एक्सपीरियंसेस बच्चे को मिले हैं। निश्चित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक मिली, एंड उद्देश्य प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो इन चीज़ों का मूल्यांकन वहाँ पर किया जाता है।
आगे हम बात करें आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, इसके बारे में हम डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, सीसी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसे हम दोबारा से रीड करने का कोई सेंस इसका है नहीं है। मूल्यांकन के उपकरण के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यक्तिगत आकलन, जब व्यक्ति कोई गतिविधि कर रहा होता है तब उसको केंद्र में रखकर किया जाता है, यानी कि बच्चे से रिलेटेड है। सामूहिक आकलन सब लोग मिलकर करते हैं। स्वयं आकलन बच्चा खुद करता है। सहपाठी द्वारा आकलन ये पीयर असेसमेंट होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे आपके जो मित्र हैं वही आकलन कर रहे होते हैं। आकलन के उपकरण तकनीक में आप किस किस तरह से आकलन कर सकते हो, आप अवलोकन द्वारा कर सकते हो, साक्षात्कार द्वारा, जांच सूची जिसे हम बोलते हैं रेटिंग स्केल, संचयी अभिलेखन यानी कि इसे बोलते हैं कम्युलेटिव एनेक्डोटल रिकॉर्ड, प्रश्न सूची जो क्वेश्चनरीज होती हैं, पोर्टफोलियो होता है, परियोजना, प्रतियोगिताएं, गतिविधियां, समूह वर्ग, परीक्षा, प्रश्न मंच जिसे हम बोलते हैं क्विज, इसके अलावा भी और है वाद विवाद, व्याख्यान और रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल यहाँ पर आ गया। तो जांच सूची होती है आपकी चेकलिस्ट, ये है आपकी चेकलिस्ट। इसके अच्छा चेकलिस्ट अलग से दिया हुआ है, वो चेकलिस्ट ही होता है, और साथ में प्रदत्त कार्य। अवलोकन क्या होता है, शायद मैंने इसको हाईलाइटेड नहीं किया रखा हुआ क्योंकि इसके बारे में हम लास्ट यूनिट्स में बात कर चुके हैं। साक्षात्कार में दो लोग आमने सामने बैठते हैं और दूसरे का व्यवहार दृष्टिकोण जाना जाता है। जांच सूची क्या है, संचयी अभिलेखन क्या है, प्रश्न सूची क्या है, ये सब कुछ हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोज में मैंने जो भी पॉइंट हाईलाइटेड करे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं ही। और अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, मैंने हाईलाइटेड नहीं करे हैं, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रगति के बारे में बताने के कुछ कारण हैं। आप बच्चे की प्रगति के बारे में जानकारी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को देते हैं। इससे क्या होता है, अभिभावकों को बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष उपलब्धियों, जरूरतों, व्यवहार के बारे में पता लगता है। अभिभावकों को पता चलेगा कि हमारा बच्चा किस फील्ड में आगे है, उसकी ज़रूरतें क्या है और उसका व्यवहार किस तरह का है। सीखने की उपयुक्त स्थितियों और तरीकों की योजना बनाना, इससे पता चलेगा कि कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाता है। ठीक, बच्चे की रुचि, क्षमताओं, दृष्टिकोण की पहचान करने में सहायता मिलती है। अभिभावकों और बच्चों को स्वयं आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, इसका एक उद्देश्य हो जाएगा। आप बच्चों से कह सकते हो कि आप इसका खुद असेसमेंट करो, या फिर आप अभिभावकों से बोल सकते हो कि आप भी अपने बच्चे को असेसमेंट करके देखो। आकलन की प्रक्रिया के प्रति भय को समाप्त करना, जब आप विद्यार्थी और अभिभावकों से इसके बारे में बात करते हो और बच्चे अपनी गलती सुधार रहे होते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी डर होता है बच्चों के अंदर वो समाप्त हो जाता है। संप्रेषण के तरीके में हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है और करने में क्या कठिनाई। संप्रेषण के माध्यम से हम ये चीज़ बता रहे होते हैं, बच्चे ने किस तरह का से सीखा, कौन सी प्रक्रिया रही बच्चे के सीखने की। बच्चा जैसे मूर्त से अमूर्त सीख जाता है या नहीं सीखता, उदाहरण के माध्यम से सही जल्दी सीखता है या फिर नियम के माध्यम से सही सीखता है। बच्चे द्वारा किए गए कार्य के नमूने आप दिखा सकते हो, ये आपके संप्रेषण के अंदर आ जाएगा। सहयोग, उत्तरदायित्व, पहलकदमी, संवेदनशीलता, रुचि आदि के बारे में आप बात कर सकते हैं। अभिभावक किस तरह बच्चों की मदद कर सकते हैं, इसके बारे में सुझाव देना। और अभिभावकों से बच्चे के घर के जीवन, कार्यों और व्यवहारों के बारे में पूछना, ये भी आपका संप्रेषण के अंदर आ जाएगा। जहाँ पर बात चल रही हो, कम्युनिकेशन चल रहा हो, संप्रेषण के कुछ बिंदु दिए हुए हैं कि यार मतलब बच्चे ने कार्य में कितना समय लिया, औजारों की उपयुक्तता क्या थी, सामग्री की उपयुक्तता कितनी थी, और ये चीज़ें ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो मैंने इसे हाईलाइटेड भी नहीं कर रखा है। तो इसके साथ ही हमारी ये यूनिट भी खत्म हो जाती है। तो थोड़ा मैं फास्ट बोला हूँ, अगर मैं समझ में आ गया होगा। कहीं पर अगर आपको कहीं डाउट रहता है किसी भी पॉइंट पर तो आप वीडियो ड्यूरेशन के साथ कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, क्योंकि आपका सपोर्ट रहा, उसी सपोर्ट की वजह से, हालांकि व्यूज़ ज़्यादा नहीं हुए बट मेरा टारगेट नहीं था। अगर फर्स्ट वीडियो पर ही 50 या 100 व्यूज़ पहुंच जाते हैं तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। और फर्स्ट वीडियोस पर शायद 3K के आसपास व्यूज़ हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं सिर्फ 100 तक ही सोच रहा था। 100 लर्नर्स भी अगर डेली मेरी वीडियोस को देखते हैं तभी मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। और लगभग हमने 111 वीडियोज़ में इसे कंप्लीट कर दिया है। आपको किसी भी पॉइंट पर या कोई सी यूनिट में आपको डाउट रहा करेगा तो मैं उनको उस पोर्सन को अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक, कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप वहाँ पर पढ़कर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर सहायता मिलेगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। न्यू PDF एंड जो भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इवन पूरी सीरीज देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।